फिर हमें इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। अगर आप देखोगे कि कोई भी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, हम उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो या कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो। तो वो दो बेसिक प्रॉपर्टीज, अगर दो या ज्यादा भी बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली कुछ दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आप इनको ध्यान में रखोगे तो हमेशा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अच्छा बनेगा। पहला, कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ जो वेरिएबल पूछा है वो बताना है, सिस्टम का कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं करना। सपोज मान लो मैं वोल्ट मीटर यूज कर रहा हूँ, तो वोल्ट मीटर वोल्टेज बताएगा, पर सिस्टम में ना करंट चेंज करेगा, ना रेजिस्टेंस चेंज करेगा, ना वोल्टेज कहीं पे चेंज करेगा। मतलब सिस्टम का एक भी वेरिएबल चेंज नहीं होना चाहिए। यानी सिस्टम वेरिएबल या सिस्टम पैरामीटर्स इंटैक्ट रहने चाहिए, दे शुड नॉट बी चेंज। अगर हम कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सिस्टम पैरामीटर्स हमेशा पहले जैसे ही हो रहने चाहिए। या आप ऐसे देख लीजिए, इस सेंस में देख लीजिए कि उसको सिस्टम से एनर्जी या तो जीरो लेनी है तो टेंडिंग टू जीरो लेनी है। इसीलिए जितने भी मॉडर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके अंदर पहले से खुद की बैटरी होती है, ताकि वो सिस्टम से कोई एनर्जी ना ले। या तो जीरो या तो टेंडिंग टू जीरो, मतलब मिनिमम चेंज आना चाहिए। अब बेटा देखो, एक एग्जांपल से बताता हूँ, शायद आप लोग कोरिलेट कर पाओ। सपोज एक जगह खाना रखा हुआ है, ऐसे बन के तैयार है। आप उस रूम में नहीं जा पा रहे हो, आप देख नहीं पा रहे हो, यहाँ विजिबिलिटी जीरो है, यहाँ डार्क टाइप का है, या सोचो आप जा नहीं पा रहे हो। आपने किसी एक आदमी को भेजा, इसका नाम हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अंदर जा रहा है, उसको बताना था कि खाना कैसा है। अगर ये गया और इसने खाने को टेस्ट करने की जगह खा लिया, और फिर लौट के बताया कि इतना खाना बचा हुआ है और टेस्ट ऐसा है, मान लो उसने टेस्ट बताया और क्वांटिटी बताई। जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो ये पैरामीटर था, इतनी क्वांटिटी थी। पर जब उसने खुद गया और खुद ही खाना खा के बताया कि खाना इतना है बचा हुआ, तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं है। कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अच्छा होता? आप अंदर जाते, हम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को भेजते, वो एक चम्मच से थोड़ा सा खाना उठाता, देखता, इसकी हाइट देखता, खाना कितने हाइट तक है, और फिर आपको टेस्ट बताता और क्वांटिटी बताता। तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अच्छा कहलाएगा। और सारा, या इसी को हम आइडियल भी कहते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ऐसा ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बने जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज को चेंज ना करे, और आप जो पूछो वो बता भी दे कि टेस्ट कैसा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग पोटेंशियोमीटर पे ध्यान देते हैं। देखो बेटा, पोटेंशियोमीटर ऐसे कुछ भी दिखे, बट ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं किसी यूनिफॉर्म कंडक्टर को, बेटा दिस इज ए यूनिफॉर्म कंडक्टर जिसका अक्रॉस मैंने बैटरी लगा दी। सपोज मैंने यहाँ ए बोला, यहाँ बी बोला, और ये जो बैटरी है वो ई, उसका ईएमएफ ई है। तो मुझे पता है कि वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी होगा। अब इसमें से करंट आई जाएगा और वो इसके क्रॉस जाएगा। अब हम लोग ये पढ़ते हैं किसी भी जगह वी ए माइनस वी बी बाई आर इक्वल टू आई। अब इसे ओम्स लॉ समझ लो कंडक्टर के लिए। बेटा अब देखो, अगर मैंने बोला मुझे यहाँ का पोटेंशियल जानना है, इस पॉइंट का, इसको सी मान लो, मुझे पोटेंशियल एट सी निकालना है। यहाँ से यहाँ लेंथ हमने एल ले ली। मुझे पता है कि एक कंडक्टर में जिसका अगर हम एरिया कांस्टेंट रखें, तो करंट तो हमेशा सीरीज में सेम ही रहता है, तो आई की वैल्यू हर जगह सेम रहेगी। तो मैं अगर वहां पे यहाँ तक का रेजिस्टेंस देखूं,
अगर मैं टोटल फॉर्मूला पूरे कंडक्टर पे लगाता तो मुझे ऐसे लगाना पड़ता, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई इंटू टोटल आर, और आर की जगह लिखता है रो एल बाई ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल इज द कंप्लीट लेंथ। अगर मैं ए टू बी देखूं तो ये रेजिस्टेंस आता है टोटल लेंथ लेके, पर सिंस करंट सेम रहेगा तो अगर मैं वी ए माइनस वी सी पे यही फॉर्मूला लगाऊं, वी ए माइनस वी सी इक्वल टू आई इंटू, करंट सेम रहेगा बेटा दोनों केस में, वही करंट आगे बढ़ रहा है, और आर की जगह मैं लिखूंगा रो, एल की जगह मैं लिखूंगा सपोज यहां से यहां तक की दूरी एक्स, एक्स बाई एरिया। अगर बेटा मैं यहीं पे ना इन दोनों को अगर आपसे सिंपली बोलूं, ये क्या है, ये है पोटेंशियल ड्रॉप ए से बी तक का, ये क्या है पोटेंशियल ड्रॉप। अब बेटा देखो, सिंस अगर ये कंडक्टर यूनिफॉर्म लेंथ का है तो एरिया कांस्टेंट, किसी एक बेटा एक कंडक्टर है यहाँ पे तो करंट भी सेम ही रहेगा हर पॉइंट पे, रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वो भी सेम है, जब तक मैं ए टू बी एक ही कंडक्टर दे रहा हूँ तो मटेरियल भी सेम रहेगा, यानी ये टर्म एक कांस्टेंट बन के आता है। जस्ट ट्राई टू सी ईच टाइम वोल्टेज डिफरेंस और वोल्टेज ड्रॉप आई रो ए एक ही है, अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू एक्स, और यहाँ पे भी देखो देखो बेटा वोल्टेज वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई रो बाई ए, यानी कांस्टेंट इनटू एल। अब मैं आराम से कह सकता हूं कि वोल्टेज ड्रॉप या चेंज इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर मैं x को 2x कर दूं तो जैसे मान लो यहाँ 5 वोल्ट का ड्रॉप होता, तो यहाँ से अगर मैं और एक x जोड़ दूं तो यहाँ तक का ड्रॉप 10 वोल्ट हो जाता। बेटा सिंपली हमने पहला प्रिंसिपल लिखा पोटेंशियोमीटर का कि ड्रॉप इन पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ लेंथ फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से जितना लंबी लेंथ होगी उतना ही ड्रॉप इन पोटेंशियल होगा। ये वर्किंग प्रिंसिपल होता है, दिस इज वर्किंग प्रिंसिपल फॉर पोटेंशियोमीटर। अब बेटा इसी चीज को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अच्छे तरीके से, इसमें भी हम लोगों ने एक टर्म नोट किया था और उस पर ध्यान देते हैं। आप लोगों ने लिखा था वी ए वी बी, अच्छा देखो बेटा हमें पता था कि वी ए माइनस वी बी बाई आर इक्वल टू आई है, और आर को हम रो एल बाई ए लिख सकते हैं, अगर ये लेंथ है, ये एरिया है, और ये करंट जा रहा है आई, तो हम आराम से ऐसे लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई इंटू आर रो एल बाई ए। अगर मैं बोलूं आई रो ए किसी एक कंडक्टर में कांस्टेंट रहेगा बेटा जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड है, तो वी ए माइनस वी बी बाई एल इक्वल टू आई रो बाई ए, यहाँ पे हम इसका नाम रखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। और जब तक कंडक्टर यूनिफॉर्म है, इस पूरे के पूरे कंडक्टर में हर दो लेंथ के बीच में पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता है। इन पोटेंशियोमीटर हमारा जो ये कंडक्टर है उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी बेटा मेरे कहने का मतलब है मान लो अगर 1 सेंटीमीटर में 1 वोल्टेज गिर रहा है तो अगले 1 सेंटीमीटर फिर 1 वोल्ट गिरेगा। हमारा पोटेंशियल, सपोज पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू ऐसे आती है, आप ये सॉल्व करते हो और आपको ऐसा मिलता है 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है हर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने पे 2 वोल्ट कम होता जाएगा, एंड दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। अब बेटा मैं इस पॉइंट पे आगे बढ़ता हूँ, सपोज आपको वो यहाँ का पोटेंशियल वी ए बता रहा है और यहाँ का पोटेंशियल वो वी बी बता रहा है, तो यहाँ जो डिक्रीज होती है हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वो लीनियर होती है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल उससे कम होगा, यहाँ का पोटेंशियल उससे कम होगा, यहाँ का पोटेंशियल उससे कम होगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा बेटा। आपका डिक्रीज इन पोटेंशियल यूनिफॉर्म रहेगा, अगर करंट आई यहाँ जा रहा है, एरिया यूनिफॉर्म है, तो बिल्कुल ऐसा चलेगा बेटा। तो सपोज अगर मैंने आपसे पूछा कि टोटल लेंथ एल है, मुझे एक्स लेंथ पे यहाँ पे पोटेंशियल निकाल के दिखाओ, आपको पता है वी ए से घट जाएगा,
सिंस अगर आप चाहो तो इसको लाइन की इक्वेशन से देख सकते हो, इसको y मान लो, इस लेंथ को x मान लो, तो आप चाहो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से देख सकते हो। y की जगह आप लिखो पोटेंशियल। अब हमें किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो हम पोटेंशियल एट x मान लेते हैं y को। m कितना है बेटा, और ये हमारा वो आ जाएगा इंटरसेप्ट बेटा, va। तो c की वैल्यू हमें va मिल गई, और m होता है बेटा स्लोप, चेंज इन y बाई चेंज इन x, यानी va माइनस vb बाई l। अब बेटा सिंस वोल्टेज घट रहा है तो स्लोप नेगेटिव होगा, डिक्रीजिंग है बेटा। आप ऐसे सोच लो बेटा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे सोच लो, यहाँ va बोला है, यहाँ vb है, और ये लेंथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना है बेटा, va माइनस vb बाई लेंथ, ये हमें स्लोप मिल जाता है टेन थीटा। तो m की वैल्यू आ गई va माइनस vb बाई l और नेगेटिव इंटू एक्स। एक्स अभी भी लेंथ ही है फ्रॉम द ओरिजिन। और अगर आप चाहो तो इसको बस ऐसे लिख लो, वोल्टेज एट एक्स इक्वल टू वी ए माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एक्स। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी को हमें यूज करना है कि वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रहता है। हम पोटेंशियोमीटर के डिफरेंट यूजेस देखेंगे। चलो फर्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। सपोज बेटा एक आपको बैटरी दे रखी है, और ये आपका वो कंडक्टर है। अब एक काम करो, सोचो इस पे एक स्केल बनी है, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पे 100 लिखा है। अगर ऐसा है, देखो बेटा पोटेंशियोमीटर मीटर बीच हर समय ये बताना चाहते हैं 100 है सेंटीमीटर में, मान लो। लेकिन अब जनरल भी ले लो, यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिखा है और यहाँ x इक्वल टू l लिखा है। अब हमने क्या किया, एक बैटरी लगाई विथ इंटरनल रेजिस्टेंस R, उसके साथ में गैल्वेमीटर लगाया। गैल्वेमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू अगर करंट जाता है स्मॉल अमाउंट का, तो वो उसको रीड कर पाता है। स्मॉल करंट मेजरिंग डिवाइस इज कॉल्ड गैल्वेमीटर। अब आपने क्या किया, इसके आगे एक मूवेबल पार्ट लगाया, दैट इज कॉल्ड जॉकी। मैं जानबूझ के इस एग्जांपल में ऐसी चीजें लेता हूँ कि आपको दिखे। सपोज ये 100 वोल्ट है और लेंथ है 50 सेंटीमीटर। तब आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा बेटा, इसके लिए टोटल पोटेंशियल बाय लेंथ, यानी 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब बेटा इसका मतलब ये है कि हर सेंटीमीटर पे यहाँ का पोटेंशियल 100 है, तो 100 से 0 तक जाने के लिए हर सेंटीमीटर पे 2 वोल्ट कम होगा। जस्ट ट्राई टू सी एट एवरी सेंटीमीटर 2 वोल्ट विल डिक्रीज। मैं इसी आइडिया को यूज करके इस बैटरी का ईएमएफ बताना चाहता हूँ। ये अननोन है, मुझे नहीं पता E1 कितना है। अगर मुझे ये पता है, मेरा गोल क्या है, E1 निकालना। अगर मुझे कोई पूछे कि अननोन बैटरी का ईएमएफ निकाल सकते हो, तो चलो हम देखते हैं क्या हमें पोटेंशियोमीटर ये डिवाइस अननोन बैटरी का ईएमएफ निकाल के दे सकता है। बेटा देखो, मैं तुमसे एक कॉमन सेंस से पूछता हूँ, अगर यहाँ 100 है तो यहाँ कितना होगा। बेटा आंसर इज वेरी क्लियर, यहाँ 100 है, प्लस से माइनस जाने पे पोटेंशियल घटता है बैटरी में, तो यहाँ 100 माइनस E1 होगा। अब मैं जॉकी को मूव कराता हूँ, और तब तक मूव कराते रहूंगा 0 से लेकर L तक, जब तक इसकी रीडिंग गैलोमीटर की रीडिंग 0 ना आ जाए। अगर आप मेरी बात समझोगे कि गैलोमीटर की रीडिंग तब 0 आएगी जब इस पॉइंट का पोटेंशियल जो भी होगा, ये वाला 100 माइनस E1 इस पॉइंट के पोटेंशियल से मैच कर जाए, तब करंट फ्लो रुक जाएगा। IG की वैल्यू 0 तभी होगी जब 100 माइनस E1 और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब तब हमारा करंट फ्लो रुक जाता है बेटा। ठीक है, अब इसी लॉजिक को यूज करते हैं। सपोज बेटा जहां पे भी जॉकी रुका, आप उस रीडिंग को नोट कर लो। सपोज दिस इज एक्स। आपने थोड़ी देर पहले ही सीखा था कि एक्स कैसे निकाल, मतलब एक्स पे पोटेंशियल क्या होगा।
हमें तो पता है कि 100 माइनस E1 इस पॉइंट का पोटेंशियल है, यहाँ वाले पॉइंट का। तो अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल एक्स से, बेटा देखो, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें सिर्फ वो दूरी दिखेगी जहाँ पे नल रीडिंग आई। नल मतलब बेटा जीरो रीडिंग। अब जब मेरा जॉकी मूव किया और वहां पहुंचा तो मुझे जीरो रीडिंग दिखी। तो मैंने उस एक्स से पोटेंशियल निकाल लिया उस पॉइंट का। कैसे निकालोगे बेटा? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा? 100 माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट, देखो याद करो बेटा, इंटू एक्स। और वो कितना बताया गया बेटा? उसी का पोटेंशियल है 100 माइनस E1। अब आप कॉमन सेंस से कह सकते हो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एक्स इक्वल टू E1। अगर मैं आपको इस ये दे दूं, आपको लेंथ बता दूं कंडक्टर की, तो आप आसानी से ये देख सकते हो कि अननोन ईएमएफ कितना हो बैटरी का। देखो E1 आ गया आपका, फर्स्ट टारगेट कंप्लीटेड। अननोन ईएमएफ निकालना। इसका एक छोटा सा जल्दी से एग्जांपल कर लेते हैं। बेटा देखो, मैंने बैटरी ले ली 20 वोल्ट की और ये डिस्टेंस ले लिया 30 सेंटीमीटर का। अब अगर मैं एक अननोन बैटरी लगाता हूँ जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, बैटरी E1 है, और ये 12 पे, x इक्वल टू 12 पे ये रुक जाती है, गैलोमीटर की रीडिंग जीरो हो जाती है। यहाँ गैलोमीटर लगा लेना, इसकी रीडिंग जीरो हो जाती है। मैं चुपचाप से ये करता कि अच्छा सर, कि एक्स पे आंसर कितना आएगा? बेटा देखो, यहाँ का पोटेंशियल 12 है, 20 है सॉरी, और यहाँ का जीरो है। और ये किस तरह से 20 टू जीरो जा रहा है? हर सेंटीमीटर पे बेटा 20/30 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी एक एक सेंटीमीटर पे 2/3 वोल्ट कम होगा। 2/3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो आप बताओ 12 सेंटीमीटर मूव करने पे कितना कम हो गया होगा? 12 इंटू 2/3। कॉमन सेंस से भी कर सकते हो ना बेटा। आपका 8 वोल्ट आया, यानी मैं जब यहाँ पहुंचा हूं तो मेरा इस पे जाने पे 8 वोल्ट कम हुआ। तो बेटा इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? इस पॉइंट का 20 और 8 कम हुआ तो 12 वोल्ट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, बेटा इसको भी 12 वोल्ट होना पड़ेगा। अब ये बताओ, ये 20 है तो ये डिफरेंस कितना आएगा? 8। और ये डिफरेंस किसकी वजह से आता है? बैटरी की वजह से। तो आप डायरेक्टली समझ लो कि अननोन ईएमएफ आएगा, देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू डिस्टेंस फ्रॉम पोजीशन ए, यानी एक्स इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब बेटा इसके सेकंड यूज पे चलते हैं। सपोज बेटा हमको नीचे वाली बैटरी भी नहीं पता है जो पोटेंशियोमीटर से कनेक्टेड है, और आपको दे देगा कंपैरिजन ऑफ 2 ईएमएफ। हमको 2 ईएमएफ को कंपेयर करना है। अब हम कैसे करेंगे भला? अब देखो, मुझे इस बैटरी के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। आई डोंट नो दिस बैटरी, आई कैन जस्ट रीड कि यहाँ पे 0 से L लिखा है, बस इतना मैं रीड कर सकता हूँ। मैं जानबूझ के 2 बैटरीज लगाऊंगा। देखो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ई इसका ईएमएफ E1, इसी तरह से एक दूसरी बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है और ईएमएफ। जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो इसकी नल रीडिंग कहीं ना कहीं आएगी बेटा। गैलोमीटर मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। उसी तरह से बेटा मैं इसको कनेक्ट करूंगा बाद में। एक एक करके कर लेना बेटा एक्सपेरिमेंट, ऐसे सोचो तो इसकी नल रीडिंग कहीं ना कहीं X2 पे आती। आपको ये तो पता लग रहा है ना कि बेटा देखो, मैं आपको कॉमन सेंस से बोलता हूँ कि अगर आप इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान दो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था? 20/30 था ना। तो आप इसे नहीं लिख सकते टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाई टोटल लेंथ? देखो मैं ऐसे समझाता हूँ, 20 समझो, ये इसको ई बोल रहा हूँ मैं, ई,
और टोटल लेंथ मतलब एल बोल दिया, और ये E1। तो आज के बाद आप ऐसे भी बोल सकते हो कभी भी E1 बाई x1, यानी ये लेंथ इक्वल टू ई बाई एल। बेटा वही तो बात है कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ड्रॉप। अब डायरेक्टली इसको यूज कर लिया, वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ को। तो जब मैं ऐसे करता तो मैं हर बार मुझे ये मिलता, ई बाई एल इक्वल टू, बेटा ये वहां पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ जहां नल रीडिंग 0 मिलेगी कैलकुलेटर की। E1 बाई x1 इक्वल टू E2 बाई x2। सपोज मुझे ई भी नहीं पता, बट ऐसे जब मैं बार बार गैलन एक एक बैटरी को ऐसे लगाऊंगा और नल पॉइंट पे ये वैल्यूज नोट करूंगा, x1 कितना है, x2 कितना है, तो मुझे ये तो समझ आएगा कि हर बार ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो जब इन दोनों कंपेयर करूंगा तो मुझे E1 बाई E2 आराम से x1 बाई x2 दिख गया। अब देखो यहाँ मुझे E1 E2 भी नहीं पता चला इतना एग्जैक्ट, बट मेरा बेटा मैंने उनका कंपैरिजन कर लिया कि उनका रेशियो क्या होगा, कंपैरिजन ऑफ टू ईएमएफ। अब आते हैं बेटा थोड़ा आगे। अब हम इससे निकालेंगे अननोन रेजिस्टेंस। बेटा बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो वाला अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। बेटा देखो फिर अपना एक वोल्ट मीटर ले लो, सारी वैल्यूज अपने दिमाग में रखो। अब हमारा टारगेट क्या है कि एक बैटरी है, उसका मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है R1। कुछ नहीं करो, चुपचाप से इसको फिर से वही नल रीडिंग पे नोट करो। स्टेप वन, इसको सोचो स्टेप वन। स्टेप वन में बेटा आपने क्या देखा, हमने इस तरीके से बैटरी कनेक्ट कर दी। उस रीडिंग को नोट कर लो, जो भी वो रीडिंग है उसको चुपचाप से नोट कर लो और यहाँ पे लिख लो। हमने पिछले वाली रिजल्ट को ऐसे लिख लिया, E1 बाई x1 इक्वल टू ई बाई एल। ये है लेंथ कंप्लीट वाली है बेटा, हमने इसको लिख के छोड़ दिया। अब बेटा एक काम करो, आप देखो ऐसे सोचो कि अभी मैं R1 नहीं निकाल सकता, ये मुझे सिर्फ इसके रेशियो में हेल्प करेगा, तो इसलिए मुझे कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे सर्किट में। मैंने क्या किया, उस बैटरी के साथ में अक्रॉस में, मतलब टर्मिनल के अक्रॉस में एक नोन रेजिस्टेंस लगा दिया। बेटा ये नोन है, और फिर सेटअप को उसी तरह कनेक्ट कर दिया जैसे वो पहले था। सब कुछ पहले जैसे रहने दिया, बस इस बैटरी के टर्मिनल्स पे मैंने एक नोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब फिर मैंने गैल्वेमीटर लिया और यहाँ पे इसको नल रीडिंग खोजी जहाँ पे ये कनेक्ट करें नल रीडिंग आए। मैंने उस लेंथ को नोट किया x2। बेटा देखो, अगर ये नल रीडिंग आ रही है मतलब गैल्वेमीटर करंट 0 है, दैट मीन्स इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, सेम पोटेंशियल है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ बेटा, अगर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो ये सर्किट फुल्ली इंडिपेंडेंट हो गया बेटा। देखो जब यहाँ से करंट घुसेगा नहीं तो यहाँ से निकलेगा नहीं, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं नीचे वाले सेटअप से। तो आप चाहो तो इसको पूरा इंडिपेंडेंट मान सकते हो। यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, एक E1 है, एक R1 है और एक कैपिटल R है। अगर मैं यहाँ पे करंट पूछूं कितना बहेगा इस आर्म में, ऐसे जाएगा आई, ऐसे जाएगा आई, तो ये करंट का अमाउंट कितना होगा बेटा, तब आपका करंट का अमाउंट आ जाता आई इक्वल टू E1 बाई R प्लस R1। बेटा ये मेरा आंसर हो जाता है इस करंट के लिए। अब जरा कॉमन सेंस से मुझे ये बताओ
जैसे ये करंट तुमने निकाल लिया, अगर मैं तुमसे, मुझे पता है कि x2 इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट ये टर्मिनल वोल्टेज देगा मुझे। हमने यही सीखा है ना बेटा, देखो इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, लेंथ इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो डिफरेंस होता है वो होता है लेंथ इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी x2 इंटू आपका E बाई एल पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज होगा, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल, जहाँ पे हमें नल रीडिंग इसीलिए मिली ना क्योंकि इसका पोटेंशियल इसके बराबर है, यानी यहाँ का पोटेंशियल इसके बराबर और इसका तो इसके बराबर होगा ही, वायर से जुड़ा है डायरेक्टली। तो यानी यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो यहाँ से यहाँ होगा, और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस होता है x2 इंटू ई बाई एल। और वहां पे जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहूंगा तो फॉर्मूला कैसे लगाओगे बेटा, इन दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस देखने के लिए आपको पता है कि टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है बेटा, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो E1 माइनस आई R1, ये हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बेटा, ये तो बच्चों की तरफ सोच लो, यहाँ पे जीरो मान लो, करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो IR घटाओगे फिर बढ़ाओगे E1, तो यही मिल जाएगा बेटा। यानी मुझे मिल गया, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, E1 माइनस IR1, मुझे ये मिला टर्मिनल वोल्टेज, मैंने ऐसे लिख लिया। अभी भी देखो मेरा लक्ष्य R1 निकालना है, और हो सकता है बेटा ना मुझे E पता हो ना E1 पता हो, जब मुझे E नहीं पता तो मुझे E1 पता ही नहीं लगेगा। देख लो बेटा, यहाँ पे भी हमें सिर्फ एक रेशियो मिला है, फर्स्ट केस में भी हमें एक रेशियो मिला है E1 बाई x1 इक्वल टू E बाई एल। अगर मुझे E नहीं पता है तो मुझे E1 नहीं पता लग सकता। मेरा अभी लक्ष्य R1 है, मुझे पता क्या है, कैपिटल R। चलो देखते हैं, और x1 x2 पढ़ता है क्योंकि वो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो दो पॉइंट है जहाँ पे नल रीडिंग मिली। अब मैं इस पे आया और मैंने जानबूझ के सर्किट को चेंज करना चाहा, x2 इंटू ई बाई एल इक्वल टू, अच्छा बेटा देखो फर्स्ट केस से E1 की वैल्यू निकाल लो, E1 की वैल्यू आ जाती ई एक्स वन बाई एल, ई एक्स वन बाई एल माइनस आई। बेटा आई की वैल्यू खुद देख लो कितनी है, आई की वैल्यू है E1 बाई आर प्लस R1, E1 अपॉन आर प्लस R1, ये हमारा आई हुआ इंटू R1। अब E1 को आप फिर से लिख दो बेटा, देखो E1 को आप फिर से लिखोगे ई एक्स वन बाई एल, देखो बेटा यहाँ से E1 लिख सकते हो या बगल में ही देख सकते हो, ये भी आपका E1 ही है। तो अब मैं E1 को बाहर निकाल लूँ, यानी ई एक्स वन बाई एल को, ई एक्स वन बाई एल बाहर आ गया, अंदर बचा 1 माइनस R1 अपॉन आर प्लस R1, और यहाँ बचा x2 और यहाँ बचा E बाई एल। इसको दोनों तरफ से काट दो E बाई एल को, और ध्यान से देखो हमें मिलेगा x2 बाई x1 इक्वल टू 1 माइनस R1 अपॉन आर प्लस R1। देखो बेटा आप इसको इधर लेते आओ, R1 अपॉन आर प्लस R1 इक्वल टू, वो इसको इधर लेते आओ तो इट विल बिकम 1 माइनस x2 बाई x1। फिर दोनों तरफ हम इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लो, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 बाई x1। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, यहाँ मिलेगा r बाई R1 और यहाँ मिलेगा 1 इक्वल टू x1 अपॉन x1 माइनस x2। अब बेटा इस 1 को उधर भेज दो, हमने थोड़ा लेंदी तरीके से कर दिया। आप बस कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा, देखो इसके बाद जो आएगा आप देख पा रहे हो कि R1 इन द टर्म्स ऑफ R आ जाएगा। चलो फिर भी हम लोग पूरा करते हैं इसे, हमारा हमें R1 निकालना था बेटा, हमने इसको उधर भेजा,
एंड इट विल बिकम x1 अपॉन सीधे -x1। देखो -1 उधर जाता तो -1 का मतलब -x1 और +x2। अब नीचे रहता है x1 -x2 और मुझे इतना मिल गया। अब मैंने फिर से इसको उल्टा किया बेटा, r1/r इक्वल टू, आप देखोगे आपका आ जाएगा x1 -x2 अपॉन, बेटा देखो x1 कटा x2 बचा, तो आपका आंसर आ गया कि r1 शुड बी इक्वल टू r इंटू 1 माइनस x1/x2। अब देखो इसमें x1 x2 हमारी रीडिंग्स थी, r हमारा नोन रेजिस्टेंस था, हमें ना e की जरूरत पड़ी ना l की, और हमारा r1 आ गया। आपको ये रिलेशन कमिट टू मेमोरी रखना रहता है। बेटा हम आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियोमीटर का एक बहुत सिंपल सा केस होता है, जिसे मीटर ब्रिज या पोस्ट ऑफिस बॉक्स टाइप का कहते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं है तो मैं ऐसे दे देता हूँ कि अगर मेरे 4 रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए हैं, अगर मेरे 4 रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए हैं, आर ए आर बी और एक बैटरी है, इफ आर ए बाई आर बी, आर ए बाई आर बी इक्वल टू आर सी बाई आर डी, तब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के बराबर होता है। इन दैट केस यहाँ पे आप गैलोमीटर लगाओ इन दोनों के बीच में या रेजिस्टेंस लगाओ, करंट नहीं जाएगा क्योंकि पोटेंशियल सेम है। अब मीटर ब्रिज में हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। यहाँ ई, यहाँ लेंथ, मैंने यहाँ एक नॉन रेजिस्टेंस लगा लिया आर ए, और जानबूझ के एक गैलोमीटर से लाके इसको मूव कराया जहां पे मुझे रीडिंग 0 मिलेगी बेटा। तो जहां पे भी टच कर रहा है वो 0 रीडिंग है, और मैंने इसके साथ में अभी बेटा स्टार्टिंग से ही एक आर बी लगाया जो मुझे नहीं पता। देखो बेटा ये मुझे आर ए पता है और मुझे आर बी निकालना है। तो मीटर ब्रिज हमें अननोन रेजिस्टेंस के लिए होता है, नॉर्मल वाला बेटा, बैटरी वाला नहीं। हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें मीटर ब्रिज यूज करना पड़ता है, और इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दो। अब मुझे आर बी निकालना है। बेटा देखो मुझे इतना पता है, कभी भी जब देखो इसमें करंट सेम फ्लो कर रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एलिमेटर की रीडिंग तो 0 है, तो यहाँ से ना कुछ आएगा ना जाएगा। अब मेरे पास कॉमन सेंस है, तो मैं ये सोचूंगा कि जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा ए से बी, वो हमेशा लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये लेंथ x1 है तो ये l माइनस x1 होगी, ये वाली लेंथ बची हुई। तो बेटा यहाँ से यहाँ का ड्रॉप और यहाँ का ड्रॉप लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। बेटा इसका भी ये बस पोटेंशियोमीटर का एक स्पेशल केस होता है और कुछ नहीं। अब देखो अगर करंट की रीडिंग 0 है तो आर ए बाई आर बी मस्ट बी इक्वल टू आर सी बाई आर सी, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस है आर सी मान लो, और यहाँ से यहाँ तक का आर डी। तो जब मैं आर ए बाई आर बी करूंगा, जब मैं आर ए बाई आर बी करूंगा बेटा, तो मुझे आर ए तो पता है, आर बी नहीं पता। अब मैं यहाँ लिखूंगा आर सी, आर सी बाई आर डी। अब मुझे पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो मैं जब आर सी लिख रहा हूँ तो मुझे मिलेगा x1 इंटू रो बाई एरिया। इसी तरह से जब मैं आर डी लिखूंगा तो मुझे मिलेगा l माइनस x1 इंटू रो बाई एरिया कट जाएगा बेटा, और आर ए बाई आर बी आपका अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंपली मिल जाएगा। हम बेटा बस वही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, x1 अपॉन l माइनस x1। अगर आप l को 100 ले लो
तो आपको ये रिजल्ट काफ़ी सिंपल दिखता है। तब आपको ये ऐसे दिखता है एल आर ए बाई आर बी इज सिंपली इक्वल टू, बेटा x1 को तब x कह दो, 100 माइनस एक्स। एक सिंपल सा रिलेशन आता है, इफ लेंथ इज इक्वल टू 100। बेटा देखो, इसमें वो क्वेश्चन आपको कैसे बना के देगा एग्जामिनेशन में, वो आपको सिर्फ देखेगा कि आपने याद तो नहीं किया है। तो इस चीज को चेक करने के लिए वो जानबूझ के जैसे ऐसे सेटअप दे दिया आपको, आर बी नहीं पता, आपको ऐसे लगा हुआ है। बेटा ये यूनिफॉर्म कंडक्टर है, थोड़ा खराब बना दिया, इस तरह से वो कनेक्ट करके दे दिया। अब आपको ये लेंथ दे रखी है बेटा। अब देखो वो कैसे सटल चेंजेस करेगा, बस इस तरीके से। अभी मान लो आपने, उसने बोला गैलोमीटर की रीडिंग निकल, गैलोमीटर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे नल रीडिंग दे रहा है। आपको आरबी नहीं पता, आर ए पता है। आपने तुरंत लॉजिक लगाया होता, अच्छा आर ए बाई आर बी इक्वल टू 20/L-20, तो आपको तुरंत ये आ जाता। फिर वो बोलेगा अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, पहली बार ऐसे हुआ, अगली बार बेटा देखो इससे आप आरबी निकाल लेते। अब आरबी पता लग गया आपको। फिर बोलेगा कि मैंने आरबी के पैरेलल में, इसी क्वेश्चन में बोलेगा मैंने आरबी के पैरेलल में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है। आप बताओ, अगर मैंने आरबी के पैरेलल में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है, तो नई नल रीडिंग कहाँ आएगी? बेटा आप चुपचाप से ना इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते। आरबी आप पहले निकाल चुके थे, वो एक नया रेजिस्टेंस आता, आप इसको नया वाला x1 मानते या x मानते, और फिर से करते आर ए बाई दिस आर इक्विवेलेंट, यानी आर ए अपॉन आर बी इंटू 3 अपॉन, बेटा दोनों पैरेलल में गए ना, आर बी प्लस 3 इक्वल टू एक्स अपॉन L-x। वो आपसे पूछेगा नई रीडिंग कहाँ, नल रीडिंग कहाँ मिलेगी, तो आंसर होगा एक्स। बस इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बड़ी सिंपल कैटेगरी रहती है। आप अगर पोटेंशियोमीटर समझ गए बेटा, तो हमारा सारा काम हो गया। तो ये क्लास मोस्टली पोटेंशियोमीटर की ही थी। बेटा मैं क्लास फिनिश करता हूँ।